आ रही। देखिए, इसमें एक फिनोमेनन होता है जिसको हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं। इसके अंदर बहुत देर से लेट में हमें पता चलता है कि अगर हमारा लंग इन्वॉल्व हो चुका है नहीं हो चुका है, पर अल्टीमेटली अभी भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट ऑर्गन डैमेज है वो लंग्स का ही है। और जो जितनी भी मोर्टेलिटी है, जो भी एआरडी जैसी पिक्चर है, वो इसी ऑर्गन को इन्वॉल्वमेंट में होकर आ रही है। प्रॉब्लम क्या हो गया है कि ये जो वायरस था हमारे एसी रिसेप्टर्स के थ्रू अंदर जाता था, जो कि बहुत दांत मुंह में होते थे। अब प्रॉब्लम क्या है, इसकी जो स्पाइक प्रोटीन में ऐसा म्यूटेशंस हो गए हैं जिसके कारण ये उन रिसेप्टर्स की बिना मदद लिए ही अंदर घुसता चला जा रहा है और हर जगह पहुंच जा रहा है। दैट्स वाई हम लोगों को वेस्टिबुलाइटिस, कान की भी हीरिंग की प्रॉब्लम आने लग गई है, कंजक्टिवाइटिस हो रही है बिकॉज ये नर्व के थ्रू जा रहा है। ये वायरस इनकेफेलाइटिस भी कर रहा है, जो कि पहले नहीं करता था ये वायरस। इसलिए इसका जो मैनिफेस्टेशन है, बिकॉज इसका जो स्पाइक बाइंडिंग जो प्रोटीन है उसमें ऐसे म्यूटेशंस हो गए हैं जो कि बहुत खतरनाक हो गया है। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि हमें पता भी नहीं चला, देखते देखते विद इन ए मंथ ये नंबर्स इतना बढ़ता चला गया कि जब तक हमने समझा ये नए के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जो कि एक रीजन हो गया इतना अचानक से इतने केस आने का। सो अल्टीमेटली टारगेट ऑर्गन डैमेज तो लंग ही है। जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, जो वेंटिलेटर या जो भी प्रॉब्लम हो रही है, वो उन्हीं पेशेंट्स में हो रही है जो लंग्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। पहले कोरोना 1 में मायोकार्डाइटिस भी हो रहा था, हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, जो अभी इतना इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि ऐसा देख के लग रहा है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन रेट, फेटालिटी रेट पहले वाले से कम है, मगर हाँ इन्फेक्टिविटी रेट जिसको हम लोग आरओ वैल्यू से बोलते हैं वो बहुत ज्यादा हो गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बच्चे हैं उनमें भी रिसेप्टर्स नहीं होते थे, पर ये बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहा है, ये यंगस्टर्स को इन्वॉल्व कर रहा है। आपने देखा होगा जो ब्राजील में जो अभी 3000 डेथ एक ही दिन में हो गई, उसमें यंग्स ज्यादा गए हैं, यंगस्टर्स को ज्यादा हुआ है, बिकॉज ये वायरस अब ओल्ड या जो कोमॉर्बिड पेशेंट उनको नहीं, यंगस्टर्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है। बिल्कुल, और मैं इस पर भी आऊंगा। जो अभी एम्स की नए गाइडलाइंस आई हैं, उन्होंने जो कटआउट सैचुरेशन है, जो SpO2 जो हम लोग घर पे अपने पल्स ऑक्सीमीटर से नापते हैं, उसको 92% बोला है। यानी अगर आपका सैचुरेशन 92 है, 92 से कम हो रहा है, इसका मतलब है कि आप में आगे चल के ये प्रॉब्लम कर सकता है। जो कटआउट सैचुरेशन हम लोग जिसके लिए बाद हम वरीड होते हैं वो 88 होता है। तो हम ये थोड़ा सा बीच में एक 4 पॉइंट्स का हम लोग वो देते हैं कि लेवरेज देते हैं कि अगर आपका 92 से कम हो रहा है तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सैचुरेशन 92 से कम हो रहा है तो आप में आगे कॉम्प्लिकेशन होने की जरूरत हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है, धीरे जैसे एक लंग्स को इन्वॉल्व करता है तो लंग्स में वीकनेस आने चालू हो जाती है। जैसे लंग में वीकनेस, मसल फैटिग होने लग जाता है और धीरे धीरे पेशेंट दूसरी तरफ चलने लगता है। अगर आप जल्दी उस समय पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो रिकवरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जो हम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन है या जो हम प्रोन पोजीशन वेंटिलेशन करते हैं, उससे चांसेस रिकवरी के बहुत बढ़ जाते हैं और हमें आगे चल के इन्वेजिव वेंटिलेटर, जिसको मैकेनिकल वेंटिलेशन बोलते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। यानी जो कटआउट सैचुरेशन है वो 92% है, उसके बाद आपको अलार्म होना चाहिए। आपने देखोगे जो पहली वेव में क्या हुआ था, लोगों को इसका नॉलेज इतना नहीं था। पेशेंट 70 सैचुरेशन, 50 सैचुरेशन में अस्पताल पहुंच रहा है, इसीलिए मोर्टेलिटी पहली वेव में बहुत ज्यादा थी। इस बार हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है डिजीज के समझने की, इसलिए भी मोर्टेलिटी कम नहीं हो रही है। आपको जन को अच्छा लगा होगा, जो मोर्टेलिटी रेट था अब वो हमारा 1.74 से भी नीचे चलता चला जा रहा है, जबकि इतने पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो अंडरस्टैंडिंग है, जो फिजियोलॉजी के लेकिन वो बेहतर है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है जो एक नया स्टडी है प्रोन वेंटिलेशन का, यानी अगर आप अपने पेट के बल लेटने से अगर आपके लंग में निमोनिया हुआ है तो उससे रिकवरी का सबसे अच्छा चांसेस है। और ये बहुत पॉजिटिव स्टडी भी आई थी कि प्रोन वेंटिलेशन और हाई फ्लो ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जो हमें नॉन मतलब जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है उसमें जाने से बचाती है। यानी अगर आप घर में हैं तो हमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है जिसके कारण हमारे लंग की कैपेसिटी बढ़े। यानी जब कभी ऐसा नौबत है जिसमें लंग में निमोनिया हो तो काफी देर बाद ये प्रॉब्लम है, उसमें हम लोग को ढेर सारा अपना एक्सरसाइज लेके, यू हैव टू होल्ड योर एक्सरसाइज, मेक योर लंग ओपन फॉर ए लॉन्ग एंड अपना मुंह छोटा करके पूरी हवा पूरी बाहर निकल के कंप्लीट इंस्पिरेशन कर ले। इससे इंस्पिरेटरी मसल्स और एक्सपिरेटरी मसल्स दोनों मसल्स बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। तो एक पहला ये, दूसरा प्रोन वेंटिलेशन, यानी आप प्रोन वेंटिलेट करें कुछ देर अपने पेट के बल भी लेके, ताकि जो निमोनिया का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम स्टीमिंग करें। जब हम स्टीमिंग करते हैं तो स्टीमिंग करने से भी बहुत से जो अपर एयरवे के जो सिक्रीशन है, अपर एयरवे में कुछ जो वायरल लोड होता है वो अपने आप कम हो जाता है। तो अगर आप घर पे हैं, अगर आप होम आइसोलेशन पे हैं, तो इन तीनों चीजों को फॉलो करें और ऐसी कोई चीज ना खाएं जिससे बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज बढ़े या जो और आपको आगे चल के प्रॉब्लम कर सकता है। इसमें स्मोकिंग सेसेशन एंड अल्कोहल सेसेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है जो लोग स्मोकर्स थे उनके अंदर चांसेस आईसीयू में जाने के 4 टाइम्स ज्यादा थे या उनको कोविड होने के चांसेस 2 पॉइंट ज्यादा थे। सो इन चीजों को भी घर पे होम आइसोलेशन में अवॉइड करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। जो अभी एक जो इनका कॉक जो हमारा जो जेनेटिक जो पूरा देखता है किस तरीके से कौन से म्यूटेशंस हो रहे हैं और कौन से स्ट्रेन्स आ रही हैं, उनकी जो स्टडी भी आई हुई है उसमें 7% जो है उनको हमने VOC बोला है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स।
बिकॉज ये कंसर्न इसलिए है हम लोगों के लिए क्योंकि ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसको इन्वेट कर जाते हैं। मतलब जिसको पहले अगर किसी को कोविड हुआ है उसमें जो एंटीबॉडी है वो इस पर काम नहीं करती, या जो हम वैक्सीन देते हैं जो वैक्सीन के बाद जो एंटीबॉडी डेवलप होती है वो इसको काम नहीं करती। जो इसमें एक इंपॉर्टेंट वेरिएंट है जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, जिसके लिए अभी बहुत मुश्किल है, अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इस पे हमारी दोनों इंडियन वैक्सीन काम करेंगी कि नहीं करेंगी। यूके वाली वैक्सीन पे तो डेफिनेटली काम कर रही है, बट इसमें अगर साउथ अफ्रीकन वेरिएंट बढ़ता चला जाता है, सेम इस ब्राजीलियन वैक्सीन जो ब्राजीलियन जो स्ट्रेन अब आजकल चल रहा है उसमें भी ऐसा देखा गया है कि उसमें भी बहुत से लोग जिनको पहले इम्यून सिस्टम मॉडुलेट नहीं कर पा रहे हो उनको फिर से कोविड हो रहा है। यानी जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न, और मुझे ऐसा लगता है इस समय नीड ऑफ द टाइम केवल दो ही है, हमें अपनी जो जेनेटिक स्टडीज है उनको बहुत तेजी से बढ़ाना है और जो हमें अपना वैक्सीन प्रोडक्शन है उसको बहुत तेजी से बढ़ाना है, तभी हम इस चीज को कर्ब कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि कैसे हम, अगर हमें कोविड हो गया, अब मैं घर पे आ गया हूं, तो सावधानियां क्या बरतें? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि हमें ये नहीं पता कि जो हम लोग जो भी आरटीपीसीआर का जो टेस्ट करते हैं उसमें जो हमारा सीटी वैल्यू 30-40 अभी 35 हो गया, पहले 40 हो गया था, 40 के ऊपर अगर कुछ भी है तो हम उसको कोविड नहीं मानते। यानी ये लिटरेचर में भी है कि एक सिम्टोमेटिक पेशेंट जो कोविड वाला पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज होकर घर आया है वो 6 हफ्ते से 6 महीने तक अपने वायरस दे सकता है, जो बॉडी के एक्सक्रीटा है उसमें भी आ सकते हैं। इसलिए अभी बहुत मतलब जो कॉन्क्रीट जो डाटा नहीं है को कोई बंदा कितने कर सकता है। इसीलिए कोविड होने के बाद भी, वैक्सीन लेने के बाद भी, जब तक हमें कंक्रीट डाटा नहीं आता तब तक सैनिटाइजेशन, मास्क एंड हैंड हाइजीन तब तक हमको करना ही करना। लगातार